Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सांभर सॉल्ट लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है, इनके पास जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं टैक्सेस के माध्यम से आ रहा है, प्लस जो भी यहाँ पर और दूसरे सोर्सेज से जो भी पैसा आ रहा है इनके पास, वो सारा पैसा कौन से अकाउंट में जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, वीडियो के लास्ट में भी हम लोग इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। आपको पता होगा जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई होगी उनको फर्स्ट और सेकेंड डोज लगा होगा। अब फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद थर्ड डोज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो थर्ड डोज कैसे लगवा सकते हैं, कौन लगवा सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दी गई है। तो कल के दिन, कल फ्राइडे था, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया कि भाई जो थर्ड डोज है इसको थर्ड नाम दिया गया है, साथ ही साथ प्रिकॉशनरी डोज का भी नाम दिया गया है। तो ये अवेलेबल हो जाएगी वैक्सीन, और ये वैक्सीन जो अवेलेबल होगी ये 18+ वाले के लिए होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी प्राइवेट सेंटर्स होंगे वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगी, ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है। साथ ही साथ ये वाला जो पिक्चर है ये बहुत अच्छा पिक्चर है समझने के लिए, हमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे बताया गया। अगर हम लोग अपनी टोटल पॉपुलेशन को देखें तो 140.4 करोड़, इसमें से जो टोटल वैक्सीनेशन डोजेज़ हैं वो लगभग 185.4 करोड़ के आसपास हैं। टोटल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं 107.58 करोड़ के आसपास। अगर यहाँ पर इस डेटा को आप लोग आगे एनालाइज करोगे तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डोज 1 लगवाई है, तो डोज 1 जो वैक्सीनेशन हो चुका है वो 99.42 करोड़ के बीच में हुआ है। उसके बाद डोज 2 का ये डेटा पहुंच चुका है 83.73 करोड़ लोगों ने यहाँ पर लगवाया है। बट जो प्रिकॉशन डोज है, तो प्रिकॉशन डोज अभी बहुत कम चल रही है, लगभग 2.29 करोड़ इंडियंस ने यहाँ पर प्रिकॉशन डोज को अभी तक रिसीव किया है। तो अब फोकस ये किया जा रहा है कि जो तीसरा डोज है लोग ये भी लगवाएं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये तीसरा डोज लगवा कौन सकता है? तो इसको लगवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, अगर आपको डोज 1 और डोज 2 लग चुका है तो डोज 1 डोज 2 को लगे हुए अगर पूरे 9 महीने हो चुके हैं तो 9 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाकर यहाँ पर ये थर्ड वाली डोज लगवा सकते हो। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे बताया गया है जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने 9 मंथ पूरे कंप्लीट कर लिए हैं सेकेंड डोज के बाद में, तो वुड बी एलिजिबल और वो यहाँ पर जाकर इस वैक्सीन को ले सकते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे अभी एक और कंसर्न देखने को मिल रहा है हम लोगों को कोविड का, एक्सी वेरिएंट के बारे में आपको पता होगा। अभी गुजरात के अंदर भी पहला केस निकल कर आया है, वो आर्टिकल भी आज कवर किया गया, ठीक है। उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल। आई होप आप लोग को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो पर लाइक का बटन है, मैं आपसे पहले बता देता हूँ, उसको दबा देना। और हमने टारगेट जो हमेशा की तरह रखते हैं 5K+ टारगेट, वो आज भी है। तो आज आप लोगों को यहाँ पर 5000 से ज़्यादा लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुँचाने हैं।
क्लियर हुआ। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक्सी वेरिएंट के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इंडिया के अंदर पहला केस मिला है, तो आप देख पाओगे गुजरात के अंदर भी यहाँ पर एक्सी वेरिएंट का केस मिल चुका है। उसके बाद इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, कुछ खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ क्या है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने 6 महीने और मांगे हैं जो ये CAA रूल्स हैं इनको आगे लागू करने के लिए। ठीक है, तो मतलब अभी भी CAA रूल्स को बार बार यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोस्टपोन किया जा रहा है, तो अभी इसको लागू नहीं किया जा रहा। अभी पहले जनवरी के अंदर इसको पोस्टपोन किया गया, देन उसके बाद अब फिर से यहाँ पर इसको आगे के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर नहीं आई है, तो यहाँ पर इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज़रूर ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है नए रिस्ट्रिक्शंस को, जो नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं फॉरेन फंड्स की रिसीविंग के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखो फ्राइडे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सपोर्ट किया है एक अमेंडमेंट को। वो अमेंडमेंट किस में हुआ है, वो हुआ है FCRA एक्ट के अंदर में। ये क्या है, यह है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो जो भी हमारे NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अब इन NGOs के पास फंडिंग कहाँ से आती है, इन NGOs के पास डोनेशंस वगैरह आता है, और बहुत सारी फंडिंग बाहर से भी आती है, अलग अलग देशों से यहाँ पर फंडिंग आती है। अब जो दूसरे देशों से फंडिंग आती है, उन्हीं फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक्ट बना हुआ है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको देखने के लिए कि उस फंडिंग का कहीं गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं उस फंडिंग का गलत यूज़ कर लिया जाता है, नक्सल्स को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये FCRA एक्ट है। नाउ हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल यहाँ पर मतलब देखो इसके अंदर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट भी किया कि बिल्कुल यहाँ पर हम लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी सारी रुकावटें रहेंगी, और एग्जैक्टली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बोला गया, नो वन हैज़ अ फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो किसी के पास भी ये फंडामेंटल और एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करेगा। अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बार बार इसको लेकर कोई कोर्ट जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से देखें, यहाँ पे बोला गया जो NGOs वगैरह हैं, देखो इन सबको ये फंडिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि हम लोग इन फंडिंग के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने नेशन की सॉवरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा जब फंड यहाँ पर इनफ्लो करेगा तो इससे कहीं ना कहीं हमारी नेशन की सॉवरिटी डीस्टेबलाइज हो सकती है। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है NGOs की, और मतलब कि आप देख पाओगे जो ये NGOs वगैरह हैं, NGOs को क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ये अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है, बाहर से फंड आ रहा है उसको रिसीव करना है, तो उसके लिए FCRA अकाउंट, एक नया अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि जो न्यू दिल्ली के अंदर एक मेन ब्रांच है, वहाँ पर अकाउंट खुलवाना होगा इन सारे NGOs को, और वहाँ पर 1 पॉइंट एंट्री के अंदर सारी एंट्रीज वगैरह होंगी, जो भी फॉरेन डोनेशंस आएगा वो सब वहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी नो एब्सोल्यूट राइट के बारे में चर्चा की गई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को देखते हुए क्लियरेंस मिल चुका है। अब देखो इस आर्टिकल के अंदर अभी भी एक इन्फॉर्मेशन ऐसी रह जाती है जिसके रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, वो है FCRA एक्ट। तो FCRA के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने पास कुछ नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका बैकग्राउंड देखें तो मतलब देखो ये बहुत चर्चा में है। पिछले साल लगभग यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने लगातार FCRA न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पर, बैक पेज पर छपता रहा था। अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग, तो 2016 से लेकर 2020 के बीच में हमारी सरकार ने बहुत सारे NGO के, लगभग 6600 NGO के FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, उनको रिन्यू करने के लिए एक इशू चल रहा था जनवरी के मंथ में, आपको पता होगा। तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट बन चुका है, ये तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो हुआ क्या है, देखो FCRA के अंदर क्या है, मतलब कि देखो जो भी फंड आता है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता करता है, मतलब उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग उसको रेगुलेट करना क्यों चाहते हैं, क्या ज़रूरत है उसको रेगुलेट करने की। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख पाओगे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन्होंने दिखाया है कि भाई बहुत सारा जो फॉरेन फंड्स है वो इंडिया के अंदर आता है, बाहर से पैसा आता है, और उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है हमारी कंट्री की शांति और सिक्योरिटी को मतलब डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए। और होता क्या है, जो मनी जो आता है वो सब उस पैसे को लेकर जो नक्सल्स वगैरह हैं उनको ट्रेन करने लगते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग रोकना चाहते हैं, इसी वजह से FCRA एक्ट आया है।
और बताया गया कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, अगर हम लोग देखें तो 2020 के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है, तो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, लगातार काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। और इसकी आलोचना क्यों होती है? आलोचना ये होती है कि देखो जो भी एनजीओ हैं, एनजीओ को अपना एक मेन, मैंने आपको बताया ना, एक मेन अकाउंट खुलवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि यहाँ पे न्यू दिल्ली का एक मेन ब्रांच होगा। वहीं पर जो भी पैसा आना होगा वहीं पर वो सारा पैसा आएगा, जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, और उन सब कंट्रीब्यूशन को हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे अमेंडमेंट देखने को मिले, अमेंडमेंट देखने को मिले। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी इसकी आलोचना हुई, बोला कि बहुत सारे एनजीओज बहुत दूर दूर पर स्थित हैं, ठीक है, तो उनको कैसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो उनको काफ़ी परेशानियाँ हो जाएंगी, वो कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो ऐसे लेकर बहुत सारी आलोचना देखने को मिली थी, बट अमेंडमेंट यहाँ पर यही था। अब उसके बाद यहाँ पर रेगुलेशन को लेकर बातचीत की गई है। देखो यहाँ पर जो ये एफसीआर है, ये फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करता है, ये आपको पता है कि भाई उसका गलत यूज़ कहीं से कहीं तक ना हो। इसी एक्ट को पहले हम लोगों ने अमेंड किया है, मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो पहले तो इसको लाया गया था 1976 में, इसको अमेंड किया गया, फिर उसके बाद 2010 देन 2020 में यहाँ पर इसको अमेंड कर दिया गया। तो काफ़ी बार यहाँ पर इसके अंदर अमेंडमेंट देखने को मिला है। नाउ ये जो पूरा का पूरा एक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुकी है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ ये है नेक्स्ट आर्टिकल। देखो यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि गुजरात के अंदर अपना पहला केस देखने को मिला है इनका XE वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस का। अब ये जो XE वेरिएंट है ये बहुत बहुत चर्चा में आ चुका है, क्योंकि इसके केसेस लगातार अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में XE वेरिएंट को समझाया तो नहीं गया, लेकिन मैं आप लोग को इस XE वेरिएंट के बारे में समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइंस एंड टेक, और साथ साथ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। नाउ ये जो XE वेरिएंट है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसी के सब वेरिएंट का यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेंट है। इसका मतलब क्या होता है समझो। देखो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, आपने सुना होगा ओमिक्रॉन के बारे में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी पिछले साल यहाँ आप कह सकते हो कि 2021 के अंदर बहुत सारे लोगों की जान भी गई है ओमिक्रॉन की वजह से। ओमिक्रॉन बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा वेरिएंट है जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि 90% जो इन्फेक्शन आज के टाइम पर 2022 के अंदर, जिस साल में हम लोग चल रहे हैं, तो इस साल में जो ज़्यादातर 90% तक जो भी इन्फेक्शंस यहाँ पर डिटेक्ट करे गए हैं वो सब यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के देखने को मिले हैं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही यहाँ पर अपने आप में दो सब वेरिएंट्स है, इसके भी दो छोटे छोटे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक आता है BA.1 और दूसरे का नाम है BA.2, ठीक है। तो ये दो वेरिएंट्स हैं। अब ये जो XE वाला वेरिएंट है, जो नया नया वेरिएंट चर्चा में है, ये बेसिकली इन दोनों वेरिएंट का रिकॉम्बिनेंट है, इन दोनों वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो BA.1 BA.2 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये XE वेरिएंट, इसी वजह से बोला जा रहा है इसको थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। कहीं पर आप देख पाओगे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि साइंटिस्ट बोलते हैं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहीं पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो ऐसा आपको दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, मतलब ये जो XE वेरिएंट है ये पहली बार कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो सबसे पहली बार ये डिस्कवर किया गया UK यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर जनवरी 2022 के अंदर। और अभी तक बहुत सारे केसेस लगभग अलग अलग देशों के अंदर 600 से ज़्यादा यहाँ पर सैंपल्स इस वेरिएंट के अलग अलग देशों से निकल चुके हैं। तो अपने आप में यहाँ पर ये कंसर्न बनता जा रहा है, एक और नया वेरिएंट आप कह सकते हो दुनिया में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ये है क्या इससे कोई खतरा है, इससे कोई थ्रेट है। देखो अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ भाई XE वेरिएंट कुछ ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, तो फिर हम लोग इसको देखते हुए कुछ ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। प्लस यहाँ पे बोला गया ये जो वेरिएंट है हालांकि यहाँ पर ट्रांसमिसिबल तो है, मतलब 10% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है दैन द BA.2 वेरिएंट, मतलब कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो फैलने की यहाँ पर क्षमता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। प्लस फिर क्वेश्चन बताया गया कि देखो यार ये नए नए वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं, कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, इसके दो सब वेरिएंट आ गए, फिर यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए, फिर अब यहाँ पर XE वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो ये वेरिएंट बनते कैसे हैं ये भी बताओ। देखो इस वेरिएंट के फॉर्मेशन के पीछे यहाँ पर एक प्रोसेस देखने को मिलता है। जब ये वायरस आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक हो, मल्टीप्लाई होने का मकसद क्या है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये वाला पिक्चर देखो, ये सबसे पहला पेरेंटल स्ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या हुआ, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, एक वायरस है इसके अंदर चेंजेस हुए, इसके अंदर RNA के अंदर बदलाव हुआ, ठीक है। म्यूटेशन मतलब चेंज इन द जीन, जो भी जीन होते हैं हमारे जैसे DNA RNA होता है ना, उसके अंदर बदलाव हो जाता है, उसके बाद मतलब उसके अंदर चेंज हो गया। चेंज होने के बाद यहाँ पर वो वेरिएंट बना, और वो वेरिएंट फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, देन वो जाकर एक नया स्ट्रेन बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से प्रोसेस चलता है, मतलब कि वायरस के अंदर अपने आप में म्यूटेशन यानी कि चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस पे चेंजेस होते हैं,
जिसकी वजह से यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से कोई असर नहीं होता, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से वायरस और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इन वायरसेस के अंदर जो भी बदलाव होते हैं ये और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो म्यूटेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? अ चेंज टू द जेनेटिक सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन, जैसा आप लोग यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे। जब भी यहाँ पर न्यू म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी वायरस है उसके अंदर एक नया चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर वो मतलब वेरिएंट ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएंट है वो हमेशा यहाँ पर अलग अलग म्यूटेशन से अलग होता है। इसका मतलब यहाँ पर आप सिंपल सा कह सकते हो कि जितने भी नए स्ट्रेन्स बनते हैं वो वेरिएंट्स होते हैं, बट सारे वेरिएंट्स स्ट्रेन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब वेरिएंट का फॉर्मेशन के पीछे का प्रोसेस यहाँ पर आपको एक म्यूटेशन देखने को मिलेगा। तो म्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपने स्ट्रेन का वर्ड सुना होगा। स्ट्रेन वर्ड क्या है कि यहाँ पर जब एक वेरिएंट है उसके अंदर नए बदलाव हुए, वो खतरनाक हो चुका है, लोगों के अंदर फैल रहा है, तो वो एक नया स्ट्रेन बन जाता है। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद और क्या आर्टिकल दिया गया है, नीचे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये जीएस पेपर 3 डिफेंस से रिलेट कर सकते हो। बात किया गया है यहाँ पर कि जो नेवी क्रू है इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है MH-60R हेलीकॉप्टर्स को लेकर। अभी हमारा जो फर्स्ट बैच है इंडियन नेवी एयर क्रू का, ठीक है, इन्होंने सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग पूरी करी है। MRH जो कि हमारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसका लेकर ये ट्रेनिंग कहाँ पे की गई है? US नेवल एयर स्टेशन पर ये ट्रेनिंग वगैरह पूरी हुई है। अब ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स है इसको हम लोग परचेज़ भी कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हमारे पास आ चुके हैं और कुछ का ऑर्डर हम लोगों ने और दे रखा है, डील साइन कर रखी है हमने USA के साथ में। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट बैच है इन 3 हेलीकॉप्टर्स का, वो बोला जा रहा है कि हमारे पास आ जाएगा जून तक। तो हमने 3 हेलीकॉप्टर्स परचेज़ कर रखे हैं MH-60R वाले, जो कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा पीछे की साइड में। तो ये 3 हेलीकॉप्टर्स हमारे पास आएंगे जून के टाइम पर, ऐसा बताया गया। साथ साथ बोला गया यहाँ पर ये हमारा पहला ऐसा मेजर इंडक्शन होने वाला, मतलब पहली बार हम लोग इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर ले रहे हैं, हमारी नेवी के अंदर ऐड कर रहे हैं इस हेलीकॉप्टर को, जो कि यहाँ पर जहाज़ों के ऊपर यहाँ पर जाकर काम करने वाला है, हमारे जहाज़ों को और ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। जो ये MH-60R हेलीकॉप्टर्स है ना, ये बेसिकली यहाँ पर नेवी को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। नेवी यहाँ पर इसका यूज़ एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर कर सकती है, दूसरे की जो दुश्मन की सबमरीन है उसको उड़ाया जा सकता है, प्लस एंटी शिप स्ट्राइक और भी मैरीटाइम ऑपरेशंस के अंदर में भी यहाँ पर या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए या कोई सर्च ऑपरेशन हो तो वहाँ पर भी इन हेलीकॉप्टर्स का प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद बताया गया ये जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं इनको यहाँ पर हैंड ओवर किया गया था हमारे इंडियन नेवी को पिछले जुलाई में, ठीक है, और अभी हम लोग कुछ और हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं। तो ये 3 हेलीकॉप्टर्स तो पिछले जुलाई US ने यहाँ पर हैंड ओवर कर दिए गए थे, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हमने एक डील साइन करी है US के साथ में, लगभग $2.2 बिलियन की ये डील है, जहाँ पर हम लोग ये MH-60R हेलीकॉप्टर्स को परचेज़ कर रहे हैं जो कि US के थ्रू बनाए गए हैं। और ये डील यहाँ पर हुई थी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे US के प्रेसिडेंट। ये जो डिलीवरीज़ हैं कब तक होंगी? तो यहाँ पर 2025 तक एक्सपेक्टेशन है ये सारी डिलीवरीज़ हो जाएंगी जो भी हमने डील करी है। नेवी आज के टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉर्टेज फेस कर रहा है, मतलब कि हम लोग क्यों इतना हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि नेवी के अंदर हेलीकॉप्टर का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी कमी है, दैट इज़ वाई हम लोग को ये परचेज़ यहाँ पर करनी पड़ रही है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। उसके बाद इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, वो ये है कि एक आप कह सकते हो व्यक्ति है जो कि अपने घोड़े को ट्रेन में लेकर चला गया। वेस्ट बंगाल की बात है ये। अब घोड़े को लेकर जब ये ट्रेन में गया तो इसकी किसी ने फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड कर ली होगी और ये फ़ोटो वीडियोस यहाँ पर वायरल हो चुकी थी पूरी तरह से। नाउ अब यहाँ पर ये जो ओनर है ना इसको अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर ये बोला गया कि देखो ये अलाउ नहीं है, मतलब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब एक नई चीज़ जान लो, ये है कि ये जो ओनर है जिसने भी यहाँ पर इस घोड़े को ट्रेन में सफ़र करवाया था 23 किलोमीटर तक, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इसको रजिस्टर किया गया है कौन कौन से सेक्शन में? अंडर द सेक्शन 145, 146 एंड 151 ऑफ द रेलवे एक्ट। तो रेलवे एक्ट के इन सेक्शंस के अंदर में इसको रजिस्टर किया गया। और यहाँ पर ऑफिसर्स ने बोला यह है कि कोई भी एनिमल को हम लोग यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन में नहीं लेकर जा सकते हैं। एनिमल को यहाँ पर आप लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस में यहाँ पर अगर लेकर जा रहे हो ट्रेन के अंदर, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, उनको फॉलो करना होगा, एक परमिशन रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये एनिमल्स को लेकर जा सकते हो ट्रेन में।
अदरवाइज़ कैट या डॉग होगा तो उसको आप लेकर तो जा सकते हो, लेकिन जो एसी फर्स्ट क्लास होता है उसी के अंदर कैट्स और डॉग्स को लेकर जाया जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर इस प्रकार से लोकल ट्रेन में आपने यहाँ पर ये घोड़े को लेकर सफ़र किया है 23 किलोमीटर का, तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, कोई मतलब एक यूनिक सा आर्टिकल था, इसी वजह से मैंने आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। उसके बाद अगला एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया ने अपना मिसाइल सिस्टम यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। फ्राइडे में ये सारा टेस्टिंग हुई है और वो जो टेस्ट क्या है वो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर, एक मिसाइल सिस्टम है। यहाँ पर रामजेट इंजन का यूज़ किया गया है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को, आज से वैसे तो काफ़ी दिन हो गए, रामजेट स्क्रैमजेट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये सारे जेट्स, डिटेल से मैंने आपको बताया था। तो अभी इस आर्टिकल को हम लोग रखते हैं और बिल्कुल लास्ट में लेकर चलेंगे। ठीक है, हमारे पास टाइम बचता है तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और पॉसिबिलिटी है पूरी तरह से हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और डीपली मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बट उससे पहले हम लोग जो अपने एडिटोरियल्स वगैरह हैं उसको निपटा लेते हैं। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये पहला इकलौता आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे बात की गई है आरबीआई ने यहाँ पर फोकस किया है इन्फ्लेशन वगैरह के ऊपर। इसका मतलब क्या है? देखो, आपने एमपीसी के बारे में सुना होगा, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कहोगे हाँ सुना है, इनकी मीटिंग होती है, बिल्कुल होती है, हर 2 महीने बाद यहाँ पर इनकी मीटिंग बैठती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। हाँ बैठती है। अब ये मीटिंग करती क्या है, तो ये लोग यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई वगैरह है, इनको यहाँ पर फोरकास्टिंग करते हैं, इनको यहाँ पर मॉनिटर करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी मीटिंग होती है, इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा, इस पूरी की पूरी कमेटी के अंदर में। अब क्या हुआ, इन कमेटी ने अपना इन्फ्लेशन वगैरह का क्या टारगेट रखा है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख पाओगे, ये जो मीटिंग बैठी है, इन्होंने अब की बार जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है, 5.7% का रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो एस्टिमेशन है पहले का, लगभग ये जो एस्टिमेशन हुआ करता था ये 4.5% का था पहले वाला एस्टिमेशन, और अब की बार का एस्टिमेशन 5.7% का रखा है। इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन बढ़ा दिया है। उसके बाद जो जीडीपी है, तो जीडीपी की जो ग्रोथ है हमारी, इसका एस्टिमेशन पहले 7.8% था, बट अभी जीडीपी का जो ग्रोथ का एस्टिमेशन है वो कम कर दिया गया है, 7.2% कर दिया गया है। तो ग्रोथ यहाँ पर कम है, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो एस्टिमेशन के तौर पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बताई है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन के विवाद के बारे में भी चर्चा हुई है कि इनकी वजह से भी यहाँ पर इकॉनमी मतलब काफ़ी हद तक सफ़र कर रही है। दुनिया भर की इकॉनमी आप देख पाओगे, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आगे यहाँ पर इसी को लेकर आगे कहानी गढ़ी गई है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे भी तो भी आपका कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना क्या है। और यहाँ पर ये लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करते हैं। नव मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली एक कमेटी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया है। यहाँ पर एक तरीके से गवर्नर ऑफ आरबीआई चीज़ों को लीड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका मेन काम क्या है, जिनका मेन काम है इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना, जो रेपो रेट होता है बेसिकली, या इन्फ्लेशन वगैरह को फिक्स करने का ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। आरबीआई जो गवर्नर है वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, इनको सपोर्ट और एडवाइस देता है, इनका जो पूरा का पूरा टीम स्ट्रक्चर है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो ये एमपीसी है इसको बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में इस कमेटी को बनाया गया था। क्लियर हुआ? एमपीसी अपनी मीटिंग हर 2 महीने बाद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेजर काम है भाई बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज करना। ठीक है, जो हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है उसको एक तरीके से रीजनेबल बनाना। इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ये लोग काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया जो भी रेपो रेट वगैरह रिवर्स रेपो रेट है उन सब चीज़ों को ये यहाँ पर एक तरीके से फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, तो ऑब्वियस ही बात है इन्होंने इन्फ्लेशन देखा, इन्होंने यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है जीडीपी ग्रोथ वो देखा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वो भी तो देखा होगा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल, तो रेपो रेट वगैरह का जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट था 4% का, तो वो एज इट इज़ है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर कोई बदलाव होता तो आपको पता चलता, अदरवाइज़ कोई बदलाव नहीं किया गया। जीडीपी ग्रोथ कम कर दी गई, ये मैंने आपको डायरेक्टली 2 पिक्चर के माध्यम से पूरे आर्टिकल का निचोड़ बता दिया है। ठीक है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता ही होगा क्या होता है। मैं चलो नहीं पता है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, रेपो रेट के अंदर क्या होता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ, यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एक सबसे बड़ा बैंक है, ये बैंकर्स ऑफ द बैंक है, सभी बैंक्स को यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है। नाउ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवा रहा है
किसको? हमारे कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक से हमारे बाकी सारे अदर बैंक आ गए। अब इन बैंक को पैसा दिया है तो फिर ऑब्वियस ही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में पैसा तो दे नहीं रहा है, इसके बदले में ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो बैंक है जो इंटरेस्ट देंगे, जिस रेट पर वो इंटरेस्ट दे रहे होंगे, इसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर मामला उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब, तो मान लो इधर आरबीआई हुआ, इधर हमारे कमर्शियल बैंक्स हुए। हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या सोचा, पैसा ज़्यादा है तो हम लोग आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, आरबीआई को दे देंगे, आरबीआई से हम लोग क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे। तो जब यहाँ पर इंटरेस्ट वापस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर कमर्शियल बैंक की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो एक सिंपल सा फंडा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद इसी एमपीसी की मीटिंग के दौरान एक चीज़ ऐड कर दी गई है। देखो, कोई बदलाव तो नहीं हुआ, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा दिया गया, जीडीपी ग्रोथ को कम कर दिया गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐड करी गई है, उसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहाँ पर बेसिकली मेजर मकसद यह है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि देखो, जो आज के टाइम पर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर फ्लो हो रहा है, तो उस मार्केट के अंदर जो पैसा फ्लो हो रहा है उस सारे पैसे को एब्जॉर्ब करा जाएगा इस पर्टिकुलर यहाँ पर फंक्शन से, जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहाँ पर क्या होगा, अब वो पैसा, मतलब आप कह सकते हो कि आरबीआई इस मेथड के माध्यम से आरबीआई वो पैसा मार्केट का अपनी तरफ खींचेगा। कैसे खींचेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई यहाँ पर मान लो यहाँ पर पैसा ले रहा है और पैसा लेने के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहा है। तो आरबीआई ने यहाँ पर जो पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, जैसे कि मान लो यहाँ पर पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 3.30% का, उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया 3.75% कर दिया। मतलब कि अब इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आरबीआई के पास पैसा देंगे कि जिससे कि हम लोग को ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी आज के टाइम पर मार्केट में ज़्यादा फ्लो हो रही है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लाया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर हुआ? तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स से हमारे ये सब कुछ क्लियर हुए। अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स की तरफ। एडिटोरियल में सैटरडे में वैसे यहाँ पर एडिटोरियल बहुत कम आते हैं, ठीक है। और मतलब आजकल ना द हिंदू के अंदर एडिटोरियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे। आप देख पाओगे किसी काम के एडिटोरियल नहीं है यहाँ पर। रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट और इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। मतलब पिछले कुछ टाइम से कोई भी मतलब इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल नहीं आ रहा है कि हाँ यार ये काम का है, ये हमारे एग्जामिनेशन में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक आर्टिकल क्या है, देखो सैटरडे में एडिटोरियल वैसे ही बहुत कम आता है, जैसे मैं आपको बताया। लेकिन यहाँ पर ये आपको ग्राउंड जीरो का पेपर देखने को मिलेगा। ग्राउंड जीरो वाले पेज पर असम और मेघालय के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। मैंने आपको पढ़ाया इससे 4 दिन पहले असम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैंने सोचा क्यों ना इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल उठा ले, जब यहाँ पर हमारे पास काम के आर्टिकल नहीं मिल रहे। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन का इतना इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये लेकर यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है जहाँ पे बात की गई है ब्रिक्स को लेकर, ठीक है, कि ब्रिक्स यहाँ पर कितना बड़ा चेंज है ना। ब्रिक्स का लेकर एक नया ऑर्डर यहाँ पर समझाया गया है ऑथर के थ्रू। यह हम लोग समझेंगे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन में यूज़ करने के लिए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ का डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन पर कल डिटेल से आया था और ये आर्टिकल ट्रेंड किया है कल। वो क्या है, इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल क्राइसिस आ चुका है। इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज हो चुका है और इस शॉर्टेज का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चीज़ें बताई गई हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के वीडियो में आप लोगों के साथ कवर किया है। लेकिन क्या होता है, वो वीडियो यहाँ पर 5, 6, 8 हज़ार लोग देखते हैं। इसी वजह से मैं इस वाले आर्टिकल को इसमें भी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया को लेकर चर्चा की गई कि भाई इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि खास बात यह है ना, इसको लेकर प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, भारत जो खाने वाला तेल होता है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, इसके इंपोर्टर में एक सबसे बड़ा इंपोर्टर। हम लोग बहुत सारा तेल परचेज करते हैं दुनिया भर की कंट्रीज से। इसी वजह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो पहले हम लोग इसी को कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसको मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में कवर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन क्या है, वो यहाँ पर वीडियो बहुत कम लोग देख पाते हैं, ठीक है, 5 से 8 हज़ार लोग देख पाते हैं। और ये वाला वीडियो यहाँ पे 30, 35, 40 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो सभी लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो इंडोनेशिया के अंदर जो पाम ऑयल क्राइसिस है वो क्या है, और प्लस भारत के ऊपर कैसा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पाम ऑयल क्या है, तो बेसिकली आप देख पाओगे ये पाम है। इसी से हम लोग यहाँ पर तेल को निकालते हैं, जिसको हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह है
कि देखो कोई भी कंट्री, मतलब जैसे इंडोनेशिया ही हो गया, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ये ऑब्वियस सी बात है। सबसे ज़्यादा बनाते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेचते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंट्री जो कि दुनिया में इस पर्टिकुलर लेवल पर टॉप पर आती है और उसके बाद उसी कंट्री में शॉर्टेज हो जाए उस पाम ऑयल का, तो ये अपने आप में यहाँ पर आप कह सकते हो एक यूनिक सा, एक रेयर बात देखने को मिल जाती है। मतलब ये कोई सूट सी बात देखने को मिल नहीं रही कि हाँ यार, एक ऐसी कंट्री जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और उसी के अंदर यहाँ पर शॉर्टेज हो गया है। कुछ तो कारण हुए होंगे, हाँ बिल्कुल हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पाम ऑयल होता है क्या? तो पाम एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको हम लोग यहाँ पर खाने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस फूड मैन्युफैक्चरिंग में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, और साथ ही साथ बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। बायोफ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह के अंदर ब्लेंड करा जाता है ना, उसके अंदर मिला देंगे, तो वैसे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं इंडोनेशिया की, कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो आप देख पाओगे ये पूरा वर्ल्ड मैप हुआ, यहाँ हमारा महाभारत हुआ, और उसके बाद इंडोनेशिया के छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये हुआ इंडोनेशिया। आगे देखें तो इंडोनेशिया को जूम करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरे के पूरे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के, इधर आपको जकार्ता वगैरह दिख रहा होगा। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार कितना प्रोडक्शन करता है इंडोनेशिया पाम ऑयल का। देखो जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है साल 2021-22 के अक्टूबर से लेकर सितंबर के महीने का इंडोनेशिया का, वो लगभग 45.5 मिलियन टन्स का यहाँ पर ये ऑयल प्रोडक्शन हुआ था। जितना भी दुनिया भर के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसका 60% प्रोडक्शन यहाँ पर आप कह सकते हो कि अकेला इंडोनेशिया कर रहा है। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद, मतलब इंडोनेशिया टॉप की 1 कंट्री निकल कर आएगा दुनिया में जो कि यहाँ पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आने वाली कंट्री मलेशिया है। अगर इंडोनेशिया 45.5 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन कर रहा था 2021-22 के अंदर, तो मलेशिया ने भी यहाँ पर 18.7 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया है। इसी के साथ बताया गया ये दुनिया का एक नंबर 1 एक्सपोर्टर है इस कमोडिटी का, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर मतलब इंडोनेशिया ने 29 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट किया और मलेशिया ने 16.22 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट किया। तो उन्होंने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है इन सब तेलों का। अब बात करते हैं इंडोनेशिया में सिचुएशन क्या हुई। सिचुएशन ये हुई कि जो डोमेस्टिक प्राइस हैं इस तेल के वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं। अब कितने बढ़ चुके हैं तो देखो यहाँ पर बताया गया इंडोनेशिया के अंदर जो ये ऑयल का प्राइस है वो 14,000 इंडोनेशियन रुपया हुआ था। 14,000 इंडोनेशियन रुपया पर लीटर यहाँ पर चल रहा था। इसको बढ़ाकर 22,000 इंडोनेशियन रुपया पर लीटर कर दिया गया। तो आप कहोगे यार 1 लीटर 14,000 इंडोनेशियन पर रुपया का, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि ये 14,000 इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है। तो 14,000 इंडोनेशियन रुपया का मतलब ये हुआ ये $1 से भी कम हुआ। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग ये वही 74 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना रुपये में ही मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दे सुनकर मतलब एक तरीके से हैरान मत हो जाना। तो ये 14,000 इंडोनेशियन रुपया से बढ़कर ये 22,000 इंडोनेशियन रुपया तक पर लीटर पहुँच चुका था तेल, यानी जो ये पाम ऑयल है मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में। तो ये अपने आप में इसकी वजह से भी आप देख पाओगे एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला है। अब शॉर्टेज कैसे हुआ? क्योंकि इसके दाम तो बढ़ रहे थे। अब दाम बढ़ रहे थे तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कैप सेट कर दिया। कैप मतलब एक लिमिट सेट कर दी कि भाई इससे ज़्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते, और वो कैप था 14,000 इंडोनेशियन रुपया का। इन्होंने बोला भाई 14,000 से ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करेगा, इससे ऊपर यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेट हो गया इंडोनेशिया के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब सरकार ने वहाँ की ये मामला सेट कर दिया तो इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर ये प्रोडक्ट रखा ही नहीं, और धीरे धीरे मार्केट से ये प्रोडक्ट गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, क्योंकि लोग यहाँ पर अपना घाटा करवाते नहीं। अब क्या हुआ, ये मार्केट से जब डिसअपियर हुआ तो उसके बाद वहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक परेशानियाँ हो रही है। लोग यहाँ पर घंटों घंटों लाइनों में खड़े हुए हैं यहाँ पर इन तेल को परचेज़ करने के लिए। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब किस किस कारणों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो पहला कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर का क्या लेने देना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको इंडोनेशिया मलेशिया का सिस्टम बता दिया कि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों टॉप 1 और 2 नंबर के प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं पाम ऑयल के। लेकिन जब बात आती है सनफ्लावर ऑयल की, तो सनफ्लावर ऑयल के मामले में रशिया और यूक्रेन टॉप के प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। सनफ्लावर ऑयल के मामले में बात करें तो आप कह सकते हो कि रशिया यूक्रेन साथ मिलकर पूरे दुनिया का 80% ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं। और पाम ऑयल की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ पर 90% तक यहाँ पर व्यापार को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ तो इसके बाद व्यापार तो हो नहीं पा रहा प्रॉपर।
अब व्यापार वगैरह जब हो नहीं पा रहा है तो इसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल का पूरी तरह से शॉर्टेज पड़ गया, जो कि रशिया यूक्रेन यहाँ पर देते हैं, तो इसका शॉर्टेज हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर सनफ्लावर ऑयल नहीं मिल रहा है। अब सनफ्लावर ऑयल नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए, लोग पाम ऑयल की तरफ शिफ्ट हुए, और इसकी वजह से भी क्या हुआ, पाम ऑयल का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो पहला फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि बायोफ्यूल्स के अंदर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है तो आप समझो। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, साल 2020 से इन्होंने यहाँ पर बोला 30% जो ब्लेंडिंग है, 30% ऑफ ब्लेंडिंग डीजल विद पाम ऑयल ये कर रहे हैं। मतलब कि जो डीजल है वहाँ का, उस डीजल में ये पाम ऑयल मिला रहे हैं और इसको मिलाने के बाद यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ये तेल का प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ तेल को ब्लेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लेंड किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर डोमेस्टिक शॉर्टेज हुआ है। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर लास्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। देखो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है तो इसको समझते हैं। इंडिया की जब हम बात करते हो, इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है। अभी तक हम एक्सपोर्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्टर की। तो हम लोग बहुत सारा तेल परचेज करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया हम लोग सालाना 14 से 15 मिलियन टन तेल ये परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मतलब इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा नंबर है, जिसमें से 14 से मिलियन टन में ये भी तो होगा ना कि इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम ऑयल सब कुछ परचेज कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन इन पूरे सिनेरियो में से सबसे ज़्यादा हम लोग पाम ऑयल ही परचेज करते हैं। वो लगभग 8 से 9 मिलियन टन तक यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हम लोग। अब इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडोनेशिया के अंदर जब शॉर्टेज हुआ तो इंडोनेशिया से हमने लेना छोड़ दिया। अब इंडोनेशिया से हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं मलेशिया की तरफ। ये यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, बस, और ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर इस टेबल के अंदर बताया गया। ये भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर टेबल दी गई है। इस टेबल में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक चीज़। वो चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप लोग देख पाओगे 2015, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 इन सब साल का डेटा दिया गया और यहाँ पे बताया गया जो क्रूड पाम ऑयल है, हम लोग पाम ऑयल की बात कर रहे हैं। अभी जो पाम ऑयल है ये कितना कितना भारत ने इंपोर्ट किया है इंडोनेशिया और मलेशिया से, वो डेटा दिया गया। ये जो डेटा है ये लाख टन्स के अंदर है। मतलब कि देख पाओगे आप लोग 2018, 19, 20 सभी में देखो इंडोनेशिया से हम लोग यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लोग 2018-19 का एग्जाम्पल लें तो इंडोनेशिया से हम लोगों ने 41.57 लगभग लाख टन तक का क्रूड पाम ऑयल हमने इंपोर्ट किया था और मलेशिया से हमने यहाँ पर कम किया था। ठीक है, तो आप देख पाओगे इंडोनेशिया से हमने ज़्यादा किया है, मलेशिया से कम किया है, अगेन इंडोनेशिया से ज़्यादा किया है, मलेशिया से कम किया है। लेकिन 2021-22 का एक ऐसा साल रहा है जहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर खुद पाम ऑयल का एक क्राइसिस, एक शॉर्टेज देखने को मिला और उसके बेसिस पर हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पर अब इंडोनेशिया से शिफ्ट हो गए मलेशिया की तरफ। क्योंकि 2021-22 में आप देख पाओगे अगर हम लोगों ने इंडोनेशिया से 20.27 मिलियन टन तक, लाख टन तक अगर हमने ऑयल परचेज़ किया है तो हमने मलेशिया से ये 28 तक यहाँ पर परचेज़ कर रखा है। तो ये यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ा है। हम लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर एडिटोरियल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद यहाँ पर ये आप देख पाओगे एक और एडिटोरियल है, ये बात करता है ब्रिक्स को लेकर। तो इस वाले एडिटोरियल में क्या क्या बोला गया वो मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आपकी मतलब जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है ना वो काफ़ी हद तक इन्हेंस होने वाली है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियस बात हम लोग पढ़ी इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा नया नया चीज़ें सीख सकें, नहीं तो फिर ज़्यादातर आर्टिकल वही रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बात की गई है ब्रिक्स एंड द क्रिएशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ का भी एक रोल देखने को मिलेगा। एक यूनिपोलर वर्ल्ड होगा जहाँ पर एक ही कंट्री अपना दबदबा बनाएगी। मतलब जैसे अमेरिका एक टाइम पर अपना ही सिर्फ और सिर्फ दबदबा यहाँ पर बनाता था, ठीक है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चालू हुआ। अलग अलग कंट्रीज़ मजबूत होती चली गई, अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर यूएस को टक्कर देने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे पास ब्रिक्स मतलब एक ग्रुप है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि इस ब्रिक्स के अंदर हम लोग, वेट करो एक सेकेंड, हाँ, तो ब्रिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस करके अपना काम बदल सकते हैं, ब्रिक्स को और यूजेबल बना सकते हैं। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्रुपिंग्स का टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो करंट क्राइसिस है आज के टाइम पर यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है,
यूक्रेन के अंदर जो ये दिक्कत चल रही है, वॉर चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रिक्स वाला ग्रुप है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर है, इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो सब एक साथ इकट्ठा हो गई। हमने ये तो देखा, अमेरिका हुआ प्लस और भी जो वेस्टर्न यूरोप हुआ, ये सब एक साथ इकट्ठा हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज सब एक साथ हो गई, सब यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शन लगा रही हैं, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है, क्योंकि आप देख पाओगे जब वो कंट्री इकट्ठा हुई तो इधर रशिया चाइना साथ में आ गए और इंडिया ने भी यहाँ पर रशिया को सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर के थ्रू बोली गई हैं। तो एक तरफ से यहाँ पर दबदबा नहीं बनना चाहिए, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, और इसी के अंदर यहाँ पर ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। अब ब्रिक्स के जो जो एफर्ट हैं पूरे दुनिया भर का, जो यहाँ पर इन्होंने सिस्टम है वो चेंज कर दिया, वो एफर्ट्स क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है, वही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज के टाइम पर जो ये ब्रिक्स है इसके अंदर तीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आपको देखने को मिलती है। वो कौन सी है? रशिया, इंडिया, चाइना। रशिया, इंडिया, चाइना। देखो ब्रिक्स के बीच में क्या हो रहा था, अभी तक इतना कोई दबदबा नहीं था, क्योंकि ब्रिक्स भी अपना कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच चाइना और इंडिया के बीच में अपने आप में रिलेशंस ख़राब थे, और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका अपने आप में काफ़ी कमज़ोर है, रशिया अकेला बच गया, तो ज़्यादा कुछ खास काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग देखने को मिली। यहाँ पर अगर रशिया, इंडिया, चाइना है, ये तीनों अगर साथ में आते हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ना भी रहें, तो ये तीनों यहाँ पर काफ़ी हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को टक्कर देने के लिए। ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख पाओगे लगातार जो नॉन वेस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉन वेस्टर्न का मतलब ये इधर रशिया, इंडिया, चाइना की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न मतलब इधर यूएस और इधर बाकी सारी कंट्रीज़ जो वेस्टर्न सेक्शन में उनकी बात की जा रही है। तो ब्रिक्स बेसिकली आज के टाइम पर एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुका है इन पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर में। यहाँ पर नॉन वेस्टर्न हमारा जो भी एक तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर यहाँ पर लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ब्रिक्स कंट्री ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग $100 बिलियन का ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक रिजर्व करेंसी यहाँ पर पूल वर्थ देखने को मिल जाएगा, लगभग एक रिजर्व करेंसी यहाँ पर बनाया जाए, एक रिजर्व करेंसी पूल बनाया जाएगा जो कि $100 बिलियन से ऊपर का होगा। क्योंकि आज के टाइम पर क्या हुआ है, आज के टाइम पर आपको पता होगा बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लग चुके हैं, है ना। तो इसका कोई तोड़ भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए ब्रिक्स यहाँ पर काम करेगा और हमारे सिनेरियो को डी डॉलराइजेशन करेगा। डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर का यूज़ ना करें, हम लोग अपने पैसे से व्यापार करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पर हम कहते हैं कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं आज के टाइम पर, और ये आराम से किया भी जा सकता है कि हम लोग डी डॉलराइजेशन कर सकें, डॉलर का यूज़ ना करके बाकी अपनी करेंसीज का डेवलपमेंट कर सकें। अब जो यूक्रेन क्राइसिस है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि ब्रिक्स को मजबूत करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि देखो ये दिखाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो सब साथ में आई हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पर यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, सब साथ में मिलकर यहाँ पर सैंक्शंस लगा रही हैं। और जो ज़्यादातर नॉन वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक नया वेव है कोलोनिज्म का एक नया सा वेव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज साथ में इकट्ठा होती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बताया गया जो एक करंट क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स को मजबूत करेगा, क्योंकि ये जैसे हम लोग चीज़ें देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट होने देंगे नहीं, यहाँ पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब अलग अलग पोल्स, अलग अलग कंट्रीज़ हो, अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना दबदबा हो। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स ग्रुप की, जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इनमें जो तीन कंट्रीज़ है रशिया, इंडिया, चाइना, ये अपने आप में मजबूत है। यहाँ पर अगर आप लोग देख पाओगे जो दुनिया की जीडीपी है उसके अंदर 22% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया, इंडिया, चाइना का है। और दुनिया भर का जो एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो लगभग उसके अंदर 16% तक यहाँ पर शेयर आपको इन तीनों कंट्रीज़ का देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ ज़्यादा खास पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग देख पाओगे कि आज के टाइम पर हो क्या रहा है, जब ये सारे क्राइसिस वगैरह हुए तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रशिया से जो है अभी ऑयल वगैरह परचेज़ कर रहे हैं। आपको पता होगा हम लोग यहाँ पर चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया ने डिसाइड किया कि रशिया अपना जो ऑयल है, पहले तो अभी यूरोपियन यूनियन और इधर कंट्रीज़ को बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर रशिया ने डिसाइड किया कि अपनी जो नेचुरल गैस वगैरह है वो सब यहाँ पर ये चाइना को भी सेल करेगा, क्योंकि रशिया बहुत सारी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है, उनको बेचता भी है। तो बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया हम लोग चाइना को भी सेल करेंगे, और भारत को तो हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट पर तेल दे रहे हैं। तो मतलब तीनों कंट्रीज़ आपस में व्यापार करना शुरू कर दिए हैं, जो कि पहले अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब व्यापार करना शुरू हुआ है तो आपस में आपका, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं तो रशिया के साथ डॉलर का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है।
तो यहाँ पर नॉन डॉलर करेंसी के बेसिस पर ये व्यापार चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बेसिकली इसमें जो है हम लोग अपना खुद मतलब जो डॉलर वगैरह है उससे यहाँ पर डिपेंडेंसी को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, जो कि एक ज़रूरत भी है। उसके बाद आप देख पाओगे स्विफ्ट, जो स्विफ्ट के बारे में आपको पता होगा, एक बेसिकली यहाँ पर एक बैंकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अगर आपने दुनिया में किसी कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड लगता है, तो इससे भी रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया भाई अब इसकी बजाय इंडिया का एक खुद का यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा जिसका नाम है सोवरेन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इंडिया को ये एक तरीके से मतलब इंडिया की ग्रोथ में अभी आपको ये देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। और एक सबसे बड़ा चेंज आ सकता है ग्लोबल पेमेंट्स के अंदर में, जहाँ पर हमारे रुपये की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ सकती है, तो ये भी हम लोग देख पाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। और आज के टाइम पर ब्रिक्स जाग चुका है, ब्रिक्स के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे व्यापार वगैरह चल रहा है। रशिया, इंडिया, चाइना अपने आप में कंट्रीब्यूशन, जो इस कोलिब्रेशन है बेसिकली वो कोऑपरेशन है, वो सब यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आवश्यकता भी है आज के टाइम पर। ठीक है, और यह क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये नहीं चाहते कि जो एक ही कंट्री है, जैसे कि यहाँ पर वेस्टर्न सेक्शन हुआ, तो वेस्टर्न ही कंट्री यहाँ पर अपना पूरी तरह से दबाव बनाए, तो हम लोग यहाँ पर ये चाहते नहीं, तो उसके लिए ये ज़रूरी भी है। आई होप आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये सब कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर एडिटोरियल आता है जो कि आप लोग इस पेज पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर असम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा की गई है। असम मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट का है, चलो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो इस आर्टिकल को अगर हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि असम और मेघालय ने मिलकर अपने 6 जगह के ऊपर डिस्प्यूट को ख़त्म किया है। 6 जगह पर जो विवाद चल रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म किया। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस विवाद को चलते चलते। असम और मेघालय दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों स्टेट आपस में लगभग 885 किलोमीटर का एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। आज के टाइम पर बताया गया लगभग 12 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर विवाद रहता था, बट जिसमें से 6 पॉइंट के ऊपर अभी विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आपस में हाथ मिला लिया गया है, वहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देंगे। 50-50% यहाँ पर अपना कोलैबोरेशन करके चलने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें मेघालय की, तो मेघालय असम से निकल कर बना है। जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ज़्यादातर निकल कर बने हैं, वो सब असम से ही निकल कर बने हैं। असम यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा स्टेट हुआ करता था बहुत पहले, बहुत पुराना, इसमें से ज़्यादातर स्टेट्स निकल कर बने हैं। इसी वजह से असम के साथ में बहुत सारे राज्यों का जो डिस्प्यूट है वो बॉर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर है, तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एक जगह है लांगपी नाम की, उसको लेकर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये असम हुआ, ये मेघालय हुआ, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न मैप हुआ। इन दोनों स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बीच में ये बॉर्डर को लेकर विवाद रहता है। खासकर यहाँ पर बताया गया पर्टिकुलरली ये वाला जो एरिया लांगपी वाला रीजन, इस वाले एरिया को लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना 12 ऐसी जगह हैं जिसको लेकर विवाद रहता है बॉर्डर के पास में। विवाद क्या, विवाद यह है असम बोलता है वो मेरा हिस्सा है, मेघालय बोलता है वो मेरे पार्ट के अंदर में आता है। इसी को लेकर यहाँ पर एक कंटेंशन दोनों स्टेट्स के बीच में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कुछ कुछ हिस्से जो नाम लिए गए यहाँ पर कि ये हिस्सा मेरा है और ये हिस्सा मैं क्लेम करता हूँ, ये अलग अलग डिस्प्यूट रहता था। तो अभी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया है। क्वेश्चन ये है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों राज्यों ने क्या किया। दोनों राज्यों ने यहाँ पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को भी बनाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों ने मिलकर रीजनल कमिटीज़ को सेटअप किया जो कि इस पूरे के पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट को यहाँ पर रिजॉल्व करेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि देखो असम और जो बॉर्डर का मतलब असम और मेघालय का इशू है, ये केवल असम और मेघालय तक सीमित नहीं है। ये असम के साथ में और भी बहुत सारे राज्यों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि असम में से ही बहुत सारे राज्य निकल कर बने हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सीमा को लेकर विवाद होना यहाँ पर मतलब बनता ही बनता है। तो मेघालय से क्या विवाद है ये आपने समझ लिया। दूसरा विवाद यहाँ पर देखने को मिलता है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तीसरा असम और नागालैंड के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर असम और मिजोरम के बीच में, तो ये सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है यहाँ पर, कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इसको आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो, तो मैंने आप ओवरव्यू दिया है। बेसिकली काफ़ी बार मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सिर्फ एक ओवरव्यू आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल हमारा, आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक सैटेलाइट है EOS सैटेलाइट, इसको हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली यहाँ पर साल 2022 के सेकंड क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगी। आने वाले 3-4 महीने में यहाँ पर हम लोग अपनी EOS 2 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 को लॉन्च कर देंगे।
जिसके बेसिस पर हमने थंबनेल भी बना रखा है। अगर मैं आप लोग को लेकर चलूँ तो ये आर्टिकल पीआईबी पर मेंशन था, पीआईबी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया भी था, वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आर्टिकल ऑथेंटिक है। और यहाँ पर मैं आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि एक आर्टिकल हम लोग हमेशा एक अलग से लेते हैं जिसके ऊपर थंबनेल बनाया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीख सको। और ये आर्टिकल डेफिनेटली आने वाले टाइम पर भी इस न्यूज़पेपर के अंदर कवर होने वाला है, चाहे लिख लेना, आगे आएगा तो मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊँगा कि हाँ मैंने पढ़ा है पहले, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या निकल कर आता है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहाँ पर बोला जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको हम लोग 02 मतलब कह रहे हैं, ऑब्वियस बात है, सेकंड वाली सैटेलाइट है, इसको हम लोग लॉन्च कर देंगे अपने 2022 के सेकंड क्वार्टर के अंदर में। ये लॉन्च हम लोग पहले ही कर देते, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग लगातार डिले करते हुए चले गए। साल 2022 में हमने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करें। सबसे पहले सैटेलाइट साल 2022 के कौन कौन से आपको पता होगा, हमने पढ़ भी रखा है। इसरो ने अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 वाला लॉन्च किया है। 2 छोटी छोटी सैटेलाइट्स इंस्पायर सैट 1 और इंस्पायर 2D को लॉन्च किया है। ये सब यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं हमारे PSLV C-52 रॉकेट से। तो ये 2022 के ये कुछ पहले सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च कर दिया गया था। अब हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इसको लॉन्च करेंगे जल्दी। ये बेसिकली यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जो कि देखो नाम से पता चल रहा है, अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करने वाली है ये सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ के ऊपर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटर करने का काम करेगी। और इसको हम लोग SSLV से यहाँ पर लॉन्च करेंगे। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये बेसिकली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद देता है। जैसे हमारे PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वैसे ही हमारा SSLV होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी यहाँ पर मतलब छोटे से साइज़ का एक व्हीकल होता है जिसका वजन 110 टन के आसपास का होता है केवल। ये बेसिकली 72 घंटे लगता है इसको इंटीग्रेट करने, मतलब कि जब हम लोग किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो एक रॉकेट के माध्यम से, एक व्हीकल के माध्यम से लॉन्च करते हैं, उसी व्हीकल का नाम यहाँ पर SSLV है। जो बड़े बड़े रॉकेट होते हैं उनको कई कई दिन हो जाते हैं, लग जाते हैं उनको सेटल करने में, इंटीग्रेट करने में, लेकिन जो ये SSLV है यहाँ पर सिर्फ 72 घंटे के अंदर आप तैयार कर सकते हो और यहाँ पर जो भी आपका मतलब सैटेलाइट वगैरह वो आप लॉन्च कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप छोटे सैटेलाइट्स को अर्थ के लो ऑर्बिट पर अगर लॉन्च करना है तो आप फटाफट यहाँ पर 72 घंटे अपने रॉकेट को तैयार करो और सैटेलाइट को लॉन्च मार दो। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर में। नाउ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर आपको अलग अलग सीरीज़ देखने को मिलती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 देखने को मिलता है। ये जो सैटेलाइट 1 है ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट को मैं ऑब्जर्व करता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो 3 वाली है, क्योंकि 2 वाली तो अभी हम लॉन्च करेंगे, जो 3 वाली है ये यहाँ पर पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर यहाँ पर भेजा गया था। अब आपसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है इसकी पृथ्वी से कितनी दूर, मतलब कितना डिस्टेंस होता है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उस डिस्टेंस के बारे में बताना है। नाउ ये जो 03 वाला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका मेजर काम है नेचुरल डिजास्टर वगैरह को यहाँ पर क्या करना, इसके ऊपर निगरानी रखना, एग्रीकल्चर के ऊपर और फॉरेस्ट्री के ऊपर भी ध्यान रखना, उसको ऑब्जर्व करना। इसी प्रकार से अर्थ ऑब्जर्वेशन 4 वाला देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली हम लोग को हाई क्वालिटी इमेजेस देगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, तो इन सब चीज़ों को लेकर डेटा हम लोग के पास आता रहेगा। ये ऑब्जर्व कर हम लोग को डेटा भेजता रहेगा। और जो 5 वाला है ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, भी आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलती है। 6 वाली की है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका भी मेजर काम यहाँ पर है, जो हमारा फिशिंग जोन वगैरह है, एरिया है, ओशन वाला जो एरिया है उसको बेसिकली ऑब्जर्व करने का काम करता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती क्या है तो आपको पता चल ही चुका है। बेसिकली एक ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनके अंदर आपको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, अर्थ की फिजिकल और केमिकल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर इकट्ठी की जाती है। और ये तो हो गई हमारी कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में। 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ पढ़ लिया आपने। अभी 2 वाले को हम लोग लॉन्च करेंगे, वो आपने पढ़ लिया। लेकिन उसके अलावा भी आपको अलग अलग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये सैटेलाइट का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सी सैटेलाइट है। तो इसरो के थ्रू यहाँ पर लॉन्च करी गई है जिसका नाम है रिसोर्स सेट 2, उसके बाद 2A, कार्टोसैट 1, जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे, राइसैट 1, ओशन सेट, मेगा ट्रॉपिक्स, उसके बाद सरल, SC सेट, उसके बाद यहाँ पर इनसेट, ये आप देख पाओगे। अलग अलग यहाँ पर ये सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स को ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ चुकी है। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, उस वाले आर्टिकल पर आते हैं। वो आर्टिकल ये है कि भारत ने अभी यहाँ पर फ्राइडे में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर, एक मिसाइल सिस्टम का।
ये कहाँ से किया गया, ओडिशा के चंडीपुर से किया गया है। तो ये है क्या, यहाँ पर SFDR, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो रामजेट का इंजन का इस्तेमाल किया गया है इस मिसाइल के अंदर में। तो ये रामजेट क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी रामजेट स्क्रैमजेट के बारे में पढ़ा रखा है, तो ये लोग आप देख पाओगे। यहाँ पे मैंने ये वाला पिक्चर आपको पहले समझा रखा है। देखो, एक होता है टर्बोजेट, एक होता है रामजेट और एक होता है स्क्रैमजेट। यहाँ पर टर्बोजेट या टर्बोफैन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन के अंदर, लेकिन जो मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर यहाँ पर रामजेट या स्क्रैमजेट का इस्तेमाल होता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। अगर इनका थोड़ा सा इंटरनल सिनेरियो देखना है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा टर्बोजेट के बारे में। जैसे आपने टर्बोजेट समझ लिया, उसके बाद अपने आप आपको रामजेट और स्क्रैमजेट समझ में आ जाएगा। देखो, टर्बोजेट समझने के लिए आपको समझना होगा प्लेन उड़ता कैसे है। एरोप्लेन जो उड़ता है, इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि इसके अंदर ये जेट्स लगे हुए हैं। अगर ये जेट ना लगे हो तो ये एरोप्लेन उड़ेगा नहीं, ये आपको पता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक मतलब ढांचा ही देखने को मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर इन जेट्स के बिना बेकार है। तो ये जेट वर्क कैसे करते हैं, ये जेट यहाँ पर हवा का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग एयर प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं। मतलब हवा का यूज़ कैसे किया जाता है, एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन क्या करता है, हवा को यहाँ पर खींचता है इस जेट के अंदर में, और इस जेट से हवा को खींचने के बाद पीछे की साइड में वो बहुत तेज़ी से फेंकता है। अब पीछे की साइड में बहुत तेज़ी से हवा फेंकेगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे चलता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन यहाँ पर चलता है और हवा यहाँ पर ये अपने अंदर लेता है। अब हवा को तेज़ी से लेगा और उतनी प्रेशर से यहाँ पर पीछे फेंकेगा। आप बलून का एग्जाम्पल ले लो, गुब्बारा हुआ, गुब्बारे के अंदर क्या हुआ, गुब्बारे में आपने हवा भरी, नीचे से पकड़ लिया, उसका छोड़ो तो यहाँ पर ये हवा नीचे निकलेगी और ये गुब्बारा आगे भागेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा एरोप्लेन के अंदर टर्बोजेट का काम होता है। अब ये टर्बोजेट या टर्बोफैन अंदर से दिखते कैसे हैं, तो आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है इनका। होता क्या, यहाँ पर हवा आ रही है अंदर, हवा आने के साथ साथ यहाँ से कुछ हवा ऊपर से निकल जाती है। मतलब ये स्ट्रक्चर हुआ, कुछ हवा यहाँ से निकल जाती है और लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 10% जो हवा है वो अंदर से गुजरती है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि हमें क्या करना होगा, ये पंखा घुमाना होगा। ये पंखा जब तक चलेगा नहीं तब तक हवा आएगी नहीं, और पंखा चलाने के लिए हम लोग को यहाँ पर हवा का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे, क्योंकि ये पंखा जो है ना, ये एक रॉड से कनेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। आप लोग देख पा रहे होंगे ये रॉड है, ये शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट है। पीछे यहाँ पर आपको टरबाइन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, अब ये टरबाइन तो है पीछे, अब इसे हमें टरबाइन को घुमाना है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, आपने अगर उसके बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा टरबाइन को घुमाना मेजर मकसद हमारा। टरबाइन घूम गया तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना देंगे। नाउ टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग को यहाँ पर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमारे पास नोजल है। नोजल मतलब जो कि तेल, यहाँ पर जो फ्यूल है ना, फ्यूल को छिड़केगा, और इसके बाद यहाँ पर एक स्पार्कलर होता है जो कि हमें चिंगारी देगा। तो फ्यूल यानी तेल और चिंगारी दोनों मिल चुकी है हम लोगों को। अब यहाँ पे क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आग लग जाएगी, नहीं लगेगी। तो वो ऑक्सीजन यहाँ से 10% जो है वो यहाँ से अंदर आ रही है। इन सब चीज़ों के मिक्सचर की वजह से यहाँ पर पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से यहाँ पर कनेक्टेड एयर पंखा, ये घूमेगा, हवा अंदर आएगी, और हवा अंदर आएगी तो ये इस प्रकार से हवा अंदर आएगी, और उतने ही प्रेशर से आप लोग देख पाओगे ये अंदर आई हवा, और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ। प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ से तेज़ी से बाहर जाएगी। अब हवा आएगी अंदर और प्रेशर क्रिएट होगा, तेज़ी से बाहर जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ये प्लेन चल पाता है। क्लियर हुआ। और वही सिस्टम हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं मिसाइल के अंदर। तो ये तो आपने समझ लिया टर्बोजेट और या टर्बोफैन। अब बात करते हैं रामजेट की। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप लोग टर्बोजेट को देखते हो तो इसमें यहाँ पर ये जो हिस्सा इसका मुंह है ये कम खुला हुआ है, जिसकी वजह से हवा कम आएगी और कम पीछे से निकलेगी और स्पीड कम रहेगी। लेकिन हमारी मिसाइल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, आपको पता होगा साउंड ज़्यादा तेज़ होती हैं यहाँ पर स्पीड्स। तो रामजेट के अंदर बात करें तो रामजेट के अंदर यहाँ पर इस मुंह को थोड़ा ज़्यादा खोल दिया गया है। जैसा ऊपर के कंपैरिजन में आप देख पाओगे इसको ओपन कर दिया गया, और पीछे से भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो बीच में यहाँ पर रोड है ना, इसको देखो पतला कर दिया गया, इसको पतला कर दिया गया है, और ये अपने आप ओपन हो गया ज़्यादा। इसमें ज़्यादा हवा का यूज़ हो पाएगा, ज़्यादा हवा आएगी। यहाँ पर ये और पतला कर दिया गया है, प्रेशर क्रिएट होगा, और ऐसा प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर और तेज़ी से हवा निकलेगी, जिसकी वजह से स्पीड हमारे पास ज़्यादा मिलेगी। और वही चीज़ स्क्रैमजेट के अंदर कर दी जाती है। स्क्रैमजेट के अंदर आप देख पाओगे इसको और पतला कर दिया गया, और पतला कर दिया गया, यहाँ पर और स्पेस मिल गया, और ज़्यादा हवा का यूज़ किया जाएगा, और ज़्यादा भयंकर प्रेशर क्रिएट होगा, और ज़्यादा स्पीड यहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारा प्रोसेस है रामजेट, स्क्रैमजेट, टर्बोजेट। कब आप कहोगे समझ तो लिया हम लोगों ने,
लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखने के लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवा दी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो लिखने के लिए आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने आपको सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम समझाया, रामजेट मैंने आपको समझाया, रामजेट जिसके बारे में चर्चा की गई है, एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजन सिस्टम है जो कि यहाँ पर हवा का यूज़ करता है। यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर यूज़ किया जाता है मैंने आपको बताया। कंबशन चैम्बर देखने को मिलेगा, जीरो थ्रस्ट क्रिएट करेगा, वो सारी बातें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, वैसे आपको स्क्रैमजेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो। अब लास्टली हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ यार, क्या हो रहा है, ओपन हो जा भाई, एक सेकंड। हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि जितना भी रेवेन्यू हमारी यूनियन गवर्नमेंट रिसीव करती है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो, चाहे वो अदर रिसीट्स हो, तो जो भी रेवेन्यू हमारे पास आता है वो कौन सा रेवेन्यू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड को यहाँ पर हमने बनाया है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो जितना भी पैसा वगैरह आता है उस सब यहाँ पर आप देख पाओगे वो पैसा चला जाता है। इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, वो सब रेवेन्यू सरकार रिसीव करती है इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर में, जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।